एवरीवन। बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं एसए को लेके, क्योंकि बहुत फिलोसॉफिकल एसए जो है वो इस बार पीएससी ने कोट किया है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जिस एसए को कवर किया है, या बहुत से स्टूडेंट्स ने जिन एसए को कवर किया है, उसमें से एक एसए आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑल्दो जितने भी एसेज आए, चाहे वो फिलोसॉफिकल है या वो डायरेक्ट एसे हैं, वो तो मैं आपको द ऑफिसर्स के प्लेटफॉर्म से हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली उस एसे की बात करेंगे जिसे 80% से 90% स्टूडेंट्स जो हैं जिस एसे को वो करके आए हैं। तो वो एसे है पैंडेमिक 2 कैटास्ट्रोफिक आर इन द एंडमेंट टू ह्यूमन प्रोग्रेस। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि इस एसे को किस तरीके से लिखना चाहिए था, तो मैं आपको बताती हूँ आज कि इस एसे को आपको कैसे लिखना था। किसी भी एसे को लिखने के लिए जरूरत होती है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या डिमांड है एसे की उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। तो ये सब एक एसे के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे आप कोई भी एसे का जो स्टार्ट है वो आप किसी भी कोट से कर सकते हो। ऑल्दो मैंने यहाँ पे कोई कोट नहीं लिखा है, बिकॉज सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने कोट जो है वो वहाँ पे लिखते हैं, लेकिन इसकी स्टार्ट जो है वो आपको इंट्रोडक्शन से करनी है। अब क्योंकि ये ऐसे जो है वो कोविड के जो पैंडेमिक हुआ है कोविड की वजह से, उसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले पैंडेमिक 2 कैटास्ट्रोफिक, कि ये जो पैंडेमिक था ये बहुत डेडली पैंडेमिक था। तो सबसे पहले आपको इस पैंडेमिक के बारे में बताना है। तो दैट मीन्स आपका इंट्रोडक्शन जो शुरू होगा, दैट शुड बी स्टार्ट विद अबाउट कोविड-19। तो कोविड-19 मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि ज़्यादातर वो फोकस करते हैं कि कोविड-19 जो है वो चाइना से स्टार्ट हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन आप एक आईएएस या केएस के लिए ऐसे लिखने वाले हैं, तो दैट शुड बी वेरी टेक्निकल एंड वेरी स्पेसिफिक ऐसे। तो यू शुड स्टार्ट विद इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज जो बिलोंग करती है सर्स एंड मॉर्स फैमिली से, एंड देन इट स्प्रेड इजली, बहुत कंटेजियस था ये। एंड देन डिले, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिले इन ट्रीटमेंट ड्रग्स, क्योंकि बहुत टाइम लगा इसके ड्रग्स को ढूंढने में या वैक्सीनेशन को ढूंढने में। एंड देन सेवरल वेरिएंट्स, कि एक के बाद एक वेरिएंट आ रहा था, तो ये बहुत डेडली वायरस जो डेडली पैंडेमिक जो था हमने फेस किया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका बन जाता है वो है कैटास्ट्रोफिक। क्यों था ये कैटास्ट्रोफिक, क्यों ये इतना डेडली था, क्यों ये पैंडेमिक जो था उसने पूरे वर्ल्ड को जो है वो इफेक्ट किया। तो उसको लेके अब आपके पैराग्राफ स्टार्ट होंगे एसेस के। तो सबसे पहला आएगा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, दैट इज हेल्थ इंपैक्ट, कि हेल्थ को किस तरीके से, हेल्थ इंडस्ट्री को या हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से इफेक्ट किया इसने। कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने यंग एंड इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा टारगेट किया, क्योंकि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट जो था वो उनमें ज्यादा हायर था। उसके बाद लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा हमने देखे इसके कि लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो पूरा कोलैप्स हो गया था, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ बेड्स की वजह से। वो बहुत कॉमन चीजें जो सब लिख कर आते हैं। उनके अलावा जो लैक ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ बेड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्राइसिस थे, उसके अलावा आप ये पॉइंट्स अगर आप लिख कर आए हैं तो आपका एक बहुत परफेक्ट ऐसे जो है वो बनता है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि ये किस तरीके से कैटास्ट्रोफिक था, क्योंकि इकोनॉमिकली इसने बहुत इम्पैक्ट किया था होल पूरे वर्ल्ड को, जिसमें शॉर्ट टर्म फिस्कल इम्पैक्ट हुए थे और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए थे। और वो क्या थे कि डिक्लाइन टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन कर गया था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एमएसएमईज, बहुत सी मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई थी। उसके बाद एक्सपेंडिचर लोगों का बहुत इंक्रीज हो गया था, बिकॉज डिजीजेस में जो पैंडेमिक था उसकी वजह से दवाइयों में खर्चा या हॉस्पिटल का खर्चा, या घर पे अगर वो रह रहे हैं तो बहुत सारा खर्चा जो था वो लोगों का हो रहा था। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरीके से जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस तरीके से आप इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट बता दे सकते हो। नेक्स्ट आता है सोशल इम्पैक्ट, कि सोसाइटी में भी एक बहुत कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट पड़ा सोसाइटी में, जिसमें पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, बहुत सी माइग्रेशन हुई। खासकर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो था वो लेबर पे बहुत ज्यादा पड़ा था। उसके बाद सोशल टेंशन किस फॉर्म में, स्ट्रेस की फॉर्म में, स्टिग्मा, फियर एंड ऑल दैट स्टफ,
अगर आप लोगों को याद होगा तो उस टाइम पे जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस टाइम पे बहुत बड़ा एक सोशल स्टिग्मा था, जिसको भी पैंडेमिक से जो भी अफेक्टेड थे, जो भी कोविड से अफेक्टेड थे, लोग उनके साथ बात नहीं कर सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, आपस में आइसोलेशन में चले जाते थे, लोग क्वारंटीन में चले जाते थे, तो वो बहुत बड़ा एक स्टिग्मा था, फेयर था, स्ट्रेस था। और उसके अलावा डेमोग्राफिक शिफ्ट ये था कि बहुत सी लेबर पॉपुलेशन जो कि अर्बन एरियाज में रह रही थी वो सारी की सारी शिफ्ट हो गई थी रूरल एरियाज में। तो इसके आप बहुत से पॉइंट्स जो हैं पैराग्राफ्स के अंदर इस वाले इम्पैक्ट पे आप लिख सकते हो। एंड देन इम्पैक्ट ऑन वीमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये कैटास्ट्रॉफिक जो है वो प्रूव हुआ था ज़्यादातर वीमेन के लिए। क्यों? डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गए थे, बहुत सी ऐसी वीमेन थी जो ज़्यादातर वीमेन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, तो उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था, उनकी जॉब्स चली गई थी। इफेक्ट ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो चली गई थी वीमेन की। उसके बाद डबल बर्डन, एक कुछ वीमेन जो थी वो जॉब भी कर रही थी, जैसे बहुत जो क्रिटिकल एरियाज थी, जैसे कोई मेडिकल में है, बैंक्स में है, या फिर किसी और जगह पे, तो वो अपनी जॉब भी साथ साथ कर रहे थे, एज वेल एज उनको अपने घर पे भी जो है वो काम करना पड़ रहा था। तो ये डबल बर्डन जो था वो वीमेन के ऊपर आ गया था। ये तो था इसका एक पार्ट कि ये पैंडेमिक जो था वो कैटास्ट्रॉफिक था और वो कैसे था। इनको आप एक एक पैराग्राफ में अगर आप लिख कर आए तो आप समझ लीजिए कि आपका ऐसे बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद आ जाता है जो सबसे मेन फोकस करने वाली इस ऐसे में बात है, वो है कि आर इन द एंड मेंट टू ह्यूमन प्रोग्रेस। ये वही बात होगी कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, कि हम प्रॉब्लम में आ गए, इस पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हिला के रख दिया, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, लेकिन एट द सेम टाइम इसने एक अपॉर्चुनिटी भी हमें दी, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, हमें बेसिकली उसी पे फोकस करना था। तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ह्यूमन प्रोग्रेस किस तरीके से हुई कि वर्ल्ड ने फिर से जो है ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले फिनेंसिंग द हेल्थ सेक्टर इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग डेवलपमेंट चैलेंज, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था वर्ल्ड के सामने कि किस तरीके से हम हेल्थ सेक्टर को डेवलप करें। तो उसको लेके डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सामने है। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, खासकर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया। बहुत सी डेवलपमेंट, इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज पहले से ही इफेक्टेड थी और डेवलपिंग कंट्रीज ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम AETA यानी एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर सेट, इसके अंडर पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया गया इक्वल एक्सेस टू टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, कि जिसकी ने भी पहले वैक्सीन बनाई उन्होंने वर्ल्ड को जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दिया, वैक्सीन देना शुरू कर दिया, सबने एक दूसरे की मदद की, और इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन हेल्थ सेक्टर। उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रॉम्प्ट टू रिस्पॉन्ड, कि इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटीज थी वो उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया, जिसमें WHO ने हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम डिजाइन किया और OECD ने DAC यानी डेवलपमेंट असेसमेंट कमेटी बनाई, जिसका मेन फोकस था सस्टेनेबल एक्शन। उसके बाद G20 लीडर्स जो थे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें डिसाइड किया गया स्ट्रेंथन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक ने पैंडेमिक इमरजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो थी वो प्रोवाइड करवाई। तो इस तरीके से बहुत से नेशंस को ये इन इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने हेल्प की। उसके बाद आ गया, ये तो था कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से हम लोगों ने ग्रोथ किया। अब आ जाता है राइज ऑफ डिजिटल बिहेवियर, कि एक ह्यूमन प्रोग्रेस किसकी फॉर्म में हमने देखा कि डिजिटल बिहेवियर वर्ल्ड का बढ़ गया। वो कैसे कि टेलीमेडिसिन पे लोग शिफ्ट हो गए, एजुकेशन, आपने देखा होगा कि 3 साल से स्कूल्स जो थे वो कभी लगे ही नहीं थे, और सारी जो एजुकेशन थी वो किसके थ्रू चल रही है, एजुकेशन, यानी कि मोबाइल्स के थ्रू या लैपटॉप्स के थ्रू। मार्केट का कंसेप्ट बढ़ गया, कॉमर्स एंड इवन गवर्नेंस। तो ये जो शिफ्ट था ये बेसिकली आया ही किसकी वजह से था, पैंडेमिक की वजह से था, कि राइज ऑफ डिजिटल बिहेवियर। तो इनको भी अगर आप पॉइंटर्स में या फिर आप पैराग्राफ्स में लिखकर आए इस तरीके के पॉइंट्स, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड जो था वो और भी ज्यादा इंक्लूसिव हो गया। कैसे कि रेजिलिएंट कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्योंकि ये इंडिया के साथ बहुत रिलेट है, हमारे एशियन इंडिया का कंसेप्ट है, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। नेक्स्ट आ गया डी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का आप सबने
बहुत सुना है, 1990 से हम सुनते आ रहे हैं एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लेकिन इस कंसेप्ट को इस बार हमने रिवर्स करके डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि न्यू रेशनैलिटीज फॉर प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब हो गया कि लोगों को बहुत सी वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत सी वर्ल्ड इकोनॉमीज को ये लगने लगा कि दिस इज द राइट टाइम कि हमें अपने नेशन पे फोकस करना चाहिए, रिड्यूस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे इकोनॉमिकली किसी और कंट्री पे, जैसे कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसकी मार्केट पूरी हर जगह फैली है, और क्योंकि इकोनॉमिकली हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो जब चाइना से ये जो पैंडेमिक था, ये जो कोविड-19 वायरस था, जब वहां से निकला तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत जल्दी फैल गया। इसका रीजन ही यही था कि हम इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। तो वर्ल्ड ऑर्डर ने ये डिसाइड किया कि हम इसको रिड्यूस करेंगे और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे। अब ये तो था कि पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में किस तरीके का ह्यूमन प्रोग्रेस की बात हमने देखी। अब इसको हम पर्टिकुलरली रिलेट करेंगे इंडिया के साथ कि इंडिया में भी सिमिलर पैटर्न जो है वो हमने देखा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ह्यूमन प्रोग्रेस इन रिलेशन टू इंडिया में इंडियाज $1 ट्रिलियन डिजिटल अपॉर्चुनिटी। इस पैंडेमिक ने इंडिया को प्रोवाइड करवाया $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटीज के लिए कि $1 ट्रिलियन डिजिटल अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिले। वो कैसे? उसके लिए डिजिटल पेमेंट्स की बात की गई, इंटीग्रेटेड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, डिजिटल एनेबल्ड पावर एक्सेस, एंड टू एंड सप्लाई चेन और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। अगर आप ये पॉइंट्स लिखकर आए हो तो दैट मीन्स कि आपका ऐसे बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी पॉइंट्स को आपने यहाँ पे कवर किया है। दूसरा है प्रोग्रेस जो हमने इंडिया में देखी आफ्टर पैंडेमिक, दैट वाज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। आपने देखा होगा पैंडेमिक के टाइम पे जब लॉकडाउन था और कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, गवर्नमेंट जो थी उसने एक फिस्कल स्टिमुलस दिया था 20 ट्रिलियन रुपीस का, यानी कि 10% ऑफ जीडीपी का फिस्कल स्टिमुलस दिया गया था। और ये स्टिमुलस किसके लिए था? आत्मनिर्भर भारत के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे खुलने चाहिए, सो दैट हम क्या बन सके, ये वाला कंसेप्ट, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना इंडिया को। ठीक है, उसके बाद आगे रिकवरीज की गई थ्रू इन्वेस्टमेंट, बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स की गई। और उसके बाद खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग चले गए थे, जब वो रूरल पॉपुलेशन अपने एरियाज में पहुंचती है तो उनको अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एमजी नरेगा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया। और जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स थी, इन्होंने एक्ट किया एज ए यूजफुल बफर्स। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हैं, अगर आपके लिख कर आए हैं तो आपका ऐसे बहुत परफेक्ट होने वाला है। उसके बाद आ गया पॉलिसीज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। बहुत से लोग जानते हैं, इंडिया में जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो था वो दिल्ली में रहा था। क्यों? इसका रीजन क्या था? शॉर्टेज तो थी ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, उस पर तो आप नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, इस तरीके की चीजें आप ऐसे में नहीं डालोगे। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम वहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है, क्योंकि ये जो डिजीज थी, जो कोविड-19 है, ये ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसकी वजह से जो ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज थे उनको ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो गवर्नमेंट ने इसके बाद एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिसमें इंडिया वर्क ऑन एम्बिशियस कमिटमेंट। वो कमिटमेंट क्या थी कि मेकिंग रिन्यूएबल 40% ऑफ इट्स एनर्जी बाय 2030, कि 2030 पे हम रिन्यूएबल एनर्जी 40% हमारी जो एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पंच अमृत। पंच अमृत जो है वो एक इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लिया, जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP26 जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई थी, वहां पे लिया गया, जहां पे बोला गया कि जो 5 एरियाज ऑफ इकोनॉमी है, उन 5 एरियाज को हम इस तरीके से आगे जाके जो है वो उनमें हम सुधार लाने वाले, ताकि हम ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर सके, उनकी जो एमिशन है उसको कम कर सके। तो पंच अमृत का कंसेप्ट अगर आप लिख कर आए हो तो आई थिंक कि आपका ऐसे बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, कि इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है इंडिया ने चेंज किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पैंडेमिक के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो पॉलिटिकली पूरा चेंज हो गया, पूरा शिफ्ट हो गया है। जहां हम डेवलप कंट्रीज पे बहुत ज्यादा अपनी आशाएं रखते थे कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ने बहुत अच्छा किया, और जिसमें से एक एमर्ज हुआ है एज ए वर्ल्ड गुरु, वो हुआ है इंडिया। वो कैसे? कि इंडिया ने एक पॉलिसी जो है वो ड्रिवन की थी, वो पॉलिसी डिराइव थी फिलोसफी, किस फिलोसफी? ऑफ वासुदेव कुटुंबकम।
ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे किसके बारे में, मल्टीलेटरलिज्म। तो ये मल्टीलेटरलिज्म की बात जो है वो इंडिया ने की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रिन्यूड एंड रिफॉर्म किया जाए मल्टीलेटरलिज्म को, कि हर कोई एक साथ मिलके इस वर्ल्ड को एक घर की तरह समझे और सब मिलके उसके ऊपर काम करे। तो ये पॉलिसी जो इंडिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे यहाँ पे देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट था बजट 2021 एंड 22, जिसमें इंडिया ने पैंडेमिक से बाहर आने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर आने के बहुत से इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान। तो ये सब चीजें अगर आप लिख कर आए हैं तो आपका ऐसे बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक भी होगा, क्रिस्प भी होगा। तो ये था आपका पैंडेमिक, दो कैटास्ट्रोफिक और इन द एंड मेंट टू ह्यूमन प्रोग्रेस। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसे चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं या हमारे एक्सपर्ट्स उसको एक्सप्लेन करें, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।